तो मेरी जान इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ है एंड इस एपिसोड ने एमसीयू के पूरे टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट की जड़ें हिला के रख दी। अब तक एमसीयू में जो एंड गेम में हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिला था, उसकी प्रोफेसर बैनर वाली जो थ्योरी थी एंड अल्टरनेट टाइमलाइन का जो भी कॉन्सेप्ट था, उसकी मिस मार्वल के इस एपिसोड ने पूरी तरीके से बैंड बजा दी। अभी तक मुझे एमसीयू का टाइम ट्रेवल सबसे यूनिक एंड सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर होता था, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये टाइम पैराडॉक्स के लिए कोई जगह नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल आप डीसी के टाइम ट्रेवल को देख लो, वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट वहां पे टाइम पैराडॉक्स बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जैसे सीडब्ल्यू के द फ्लैश एंड लेजेंड्स ऑफ टुमारो शो में होता है। जानता हूं आप लोगों से बहुत से लोगों ने शायद वो शोज नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं। इस वीडियो में इस एपिसोड की कहानी के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एपिसोड ने एमसीयू के टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के साथ छेड़छाड़ की है। ये ठीक वही सवाल पैदा कर रहा है जो कि एंड गेम में ओल्ड कैप्टन के दिखाई देने के बाद पैदा हुआ था कि ये ओल्ड कैप्टन कहां से आया, क्या ये हमेशा से एमसीयू में था या फिर दूसरी टाइमलाइन से आया। और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बेंगल का जो दूसरा जोड़ा है जो खो चुका है एंड जिसका जिक्र एपिसोड 3 में आया था, उसके अंदर क्या पावर्स हैं और वो क्यों जरूरी था क्लैंडरस्टाइन के इनके वापस से इनके होम डायमेंशन में जाने के लिए। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि इस एपिसोड में कमाला को उसके कॉस्ट्यूम के कौन से 2 पार्ट मिले। आई मीन उसकी कॉस्ट्यूम अब फाइनली पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट एपिसोड में वो हमें कंप्लीट कॉस्ट्यूम में दिखाई देगी। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आने वाले टाइम में मिस मार्वल का कैरेक्टर एंटमैन क्वांटमेनिया में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है, बात करेंगे इस बारे में भी। तो इस एपिसोड की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक इंडियन सॉन्ग से होती है, जो कि है तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, और इसको 1949 में इंडियन सिनेमा में रिलीज हुई दिल लगी मूवी से लिया गया है। इस गीत के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने और इसमें अपने संगीत का जादू बिखेरा था नौशाद साहब ने, और गीत को अपने सुरों से सजाया था सुरैया और श्याम कुमार जी ने। और इस गाने को मेरे दादाजी रेडियो पर बहुत ज्यादा सुना करते थे। इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी, मुझे इसको सुनते ही अपने दादाजी की याद आ गई। खैर, मार्वल का लोगो धीरे से ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए उसका एस्पेक्ट रेशो भी पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा हो जाता है और हमें इंडिपेंडेंट इंडिया 15 अगस्त 1947 का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जितनी भी हम फुटेज देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इनमें से मोस्टली रियल आर्काइव फुटेज है जो कि यहाँ इस्तेमाल की गई है। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे लोगों को जो हम फुटेज में देख रहे हैं ये सब रियल फुटेज है। उस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात थे, काफी दंगे भड़के हुए थे, उसका कारण समझाने के लिए हमें वापस से 1942 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सेम उसी दिन की कंटिन्यूएशन देखते हैं जब एपिसोड 3 में आयशा एंड गैंग को उस बुद्धा टेम्पल से वो बेंगल मिला था, जहाँ पे नजमा एंड उसके साथियों से आयशा बिछड़ जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हमें आयशा वापस से देखने को मिलेगी और सेम वही हुआ भी। यहाँ पे हम ट्रेलर का सेम वही शॉट देखते हैं और हमें आयशा अंग्रेजों से बच के भागती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसके बाद हमें पिछले हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मिस मार्वल के लोगों के कई सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट चीजों को डिनोट करते हैं। काफी सारे ईस्टर एग्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे यूनियन जैक को डिनोट कर रहा है। इसमें उर्दू में मिस मार्वल लिखा है, लेकिन यहाँ इसके शैडो में हम महात्मा गांधी को और ये कुछ लोग हैं जो शायद बेघर हो गए हैं और अपना सामान उठा के दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम सूख चुके खून के कुछ धब्बे भी नोटिस कर सकते हैं। इस शॉट को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिवली डिजाइन किया गया है एंड इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बनाए जा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तुमको क्या लगता है इसमें क्या दिखाया गया है, कमेंट्स में बता देना। फिर हिंदी में मिस मार्वल लिखा दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें गुलाब के खेत दिखते हैं, जो कि आगे जाके हमने एपिसोड्स में देखा कि आयशा का हस्बैंड हसन फूलों की खेती करता है। फिर देखिए एक पुरानी पेंटिंग रेड डैगर्स की। नेक्स्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जहाँ पे पार्टीशन के वक्त लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर हमें NWR यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे का एक साइन दिखता है। नेक्स्ट पार्टीशन के दौरान की ही रेल की पटरियों के साथ मिस मार्वल पंजाबी यानी कि गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेम काफी ज्यादा क्रिएटिव है, जहाँ पे पार्टीशन की दरार को जमीन को तोड़ते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट एक रिफ्यूजी कैंप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जहाँ पे 1 मैन 1 वुमेन एंड एक बच्ची का जिक्र है। मतलब आयशा के पति ने कभी आयशा को ढूंढना बंद नहीं किया था, उसे हमेशा लगता था कि वो वापस आएगी, इसलिए उसकी डिटेल्स उसने रिफ्यूजी कैंप के फॉर्म में भी फिल की। फिर एक काफी इंटरेस्टिंग फ्रेम दिखाई देता है, जहाँ पे मिस मार्वल का लोगो एक ब्लैक एंड व्हाइट पंजाबी मूवी के रूप में दिखता है, जिसका प्रोडक्शन है स्लोथ बेबी प्रोडक्शन। और ये स्लोथ बेबी कौन है ये तो आप जानते ही हो। इसके बाद एपिसोड की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमें हसन नाम का एक गांधीवादी फ्रीडम फाइटर दिखाया जाता है, जो कि लोगों में पर्चे बांट रहा है कि हम लोगों को अमन से अंग्रेजों से आजादी लेनी होगी, लेकिन अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे भी। उसकी ये स्पीच चली रही थी कि वहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाते हैं और वहाँ से लोगों को भगा देते हैं। ये सब दूर खड़ी आयशा भी सुन रही थी। फिर नेक्स्ट शॉट में हम आयशा को एक पेड़ के नीचे सोते हुए देख सकते हैं, तभी वहाँ हसन आ जाता है और उन दोनों के बीच में फिर से इंग्लिश कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। अब इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में काफी बातें कर चुका हूँ, तो यहाँ पे बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, बट मुझे ये काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। यहाँ पे क्रिएटिव ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए था। इन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं, फिर भी ये लोग हिंदी या उर्दू में बात करने की बजाय इंग्लिश में बात करते हैं। खैर, मार्वल वालों की अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस है, उनको सभी तक अपनी बात पहुंचानी है, बट एटलीस्ट मुझे ये ऑथेंटिक नहीं लगा। बात खत्म। खैर, यहाँ पे इन दोनों को एक बढ़िया पुरानी बॉलीवुड मूवी के स्टाइल में प्यार हो जाता है और ये दोनों लगभग 5 साल तक एक साथ रहते हैं। उस दौरान अपनी कमाला की नानी यानी कि सना भी पैदा हो जाती है। फिर अचानक से एक दिन वहाँ पे नजमा टपक पड़ती है और एक तरह से आयशा को धमकी देती है कि हमें वो बेंगल चाहिए, हमें घर वापस जाना है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। विच मीन्स कि नजमा ने जो कमाला से बोला था एपिसोड 3 में कि हम आयशा से दोबारा कभी नहीं मिले,
वो सब झूठ था। इसके बाद आयशा हसन और सना को लेके पाकिस्तान जाने के लिए वहां से निकल जाती है, सिर्फ नजमा एंड क्लैंडस्टाइन के लोगों से बचने के लिए। जैसे वो लोग तो पाकिस्तान में उनका पीछा कर ही नहीं सकते। फिर आयशा हसन को अपनी सच्चाई बताती है एंड उसको सना को लेकर ट्रेन में सवार होने के लिए बोलती है। हसन अपनी छोटी बच्ची सना को लेकर ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा है एंड आयशा को नजमा घेर लेती है और अपने उसी डैगर से आयशा के पेट में वार करती है, जिससे उसने वलीद की पीठ पे वार किया था, जिससे वलीद उसी वक्त मर गया था। लेकिन आयशा का माइलेज काफी ज्यादा लग रहा है देखने में, ये अभी और चलेगी थोड़ी दूर। नजमा वहां से निकल जाती है एंड सना का हाथ अपने फादर हसन से छूट जाता है। बड़ा ही ड्रामेटिकली ये सीक्वेंस काफी ज्यादा लेम था, थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो अब सीन कुछ यूं था कि लोगों की भीड़ से भरा प्लेटफॉर्म है और वहां पे एक तरफ हसन जिसकी बच्ची बिछड़ गई है और दूसरी तरफ छोटी बच्ची सना जो प्लेटफॉर्म पे अकेली रो रही है और अपने माँ बाप को पुकार रही है। एंड एक तरफ घायल आयशा जो सना की चीख पुकार सुन लेती है क्योंकि वो एक जीनी है ऑब्वियसली। तब वो अपने हाथ में पकड़े फोटो को देख के सेम वही वाली लाइन दोहराती है जो कि कमाला के उस बेंगल पे लिखी थी, व्हाट यू सीकिंग इज सीकिंग यू, माने कि तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें तलाश कर रही है। और छोटी सना के हाथ का बेंगल एक्टिवेट हो जाता है एंड वो अपने फ्यूचर वाले बेंगल के वर्जन से कांटेक्ट करता है एंड कमाला को टाइम ट्रेवल करा के वहां पे ले आता है। अब कहानी सेम उसी पॉइंट पे आ जाती है जहां पे लास्ट एपिसोड के एंड में कमाला टाइम ट्रेवल करके पहुंची थी। तो अब कमाला आयशा के पास पहुंचती है एंड उसको अपने बारे में बताती है एंड आयशा उसको बोलती है कि जाओ सना को बचाओ और कमाला अपनी नानी यानी कि छोटी सना की हेल्प करती है हसन तक पहुंचने के लिए। और इसके लिए वो बेंगल के नूर की उस चमकीली रोशनी की हेल्प लेती है जो कि वहां पे पूरी दुनिया की भीड़ इकट्ठी है, उनमें से किसी को नहीं दिखाई देती, बस सिर्फ हसन को दिखाई देती है। एंड फिर वो सना को लेके ट्रेन में सवार हो जाता है। अब इस टाइम ट्रेवलिंग के सीन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आगे बात करेंगे, पहले एपिसोड खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो तराना चल रहा था दैट वाज ऑसम। अपने यहाँ काफी सारे सीरियल्स में चलता है, खास करके माइथोलॉजिकल सीरियल्स में। 8-10 साल पहले एक शो आता था लाइफ ओके पे, देवों के देव महादेव, उसमें अक्सर ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉपी है, मुझे वो ध्यान इसलिए आया क्योंकि मैं उसको देखता था रेगुलरली, उसका क्लासिकल म्यूजिक अभी तक मेरे दिमाग में बसा हुआ, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ अभी भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक। ये तराना एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रागों का एक पार्ट है, तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, इस पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। फिर कमाला अपना मिशन पूरा करके वापस से अपने टाइम में पहुंच जाती है जहां पे उसकी एंड रेड डैगर की क्लैंडस्टाइन के लोगों से फाइट चल रही थी। और बेंगल के टाइम ट्रेवल की वजह से या फिर नजमा के बेंगल के ऊपर अटैक करने की वजह से बेंगल की जो पावर्स है वो अनलॉक हो जाती है एंड दोनों डायमेंशंस के बीच का जो पोर्टल है वो खुलने लगता है, जिसमें नजमा की साथी घुसने की कोशिश करती है एंड उसके वहीं पे पत्ते बिखर जाते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि दीदी ये बेंगल ऐसे काम नहीं करता। मतलब इस एक बेंगल ने भले अपना काम कर दिया हो बट शायद उस दूसरे बेंगल की हेल्प के बिना एक डायमेंशनल पोर्टल में ट्रेवल करना मुमकिन नहीं है, विच मींस कि उस खोए हुए दूसरे बेंगल में भी कुछ अलग टाइप की पावर्स होंगी जिनका जिक्र एपिसोड 3 में हुआ था। तो उस दूसरे बेंगल के बिना नजमा का या किसी भी दूसरे क्लैंडस्टाइन का अपने नूर डायमेंशन में वापस जाना पॉसिबल नहीं है। एपिसोड 3 में आयशा ने कहा भी था नजमा से कि उस मंदिर वाले आदमी ने कहा था कि हमें वापस जाने के लिए दोनों बेंगल चाहिए, ये एक बेंगल प्रॉपर काम कर पाएगा नहीं हमें नहीं पता। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी पेप्टॉक वाली बकचोदी शुरू होती है जो कि द फ्लैश शो में मुझे सबसे ज्यादा चूतिया चीज लगती थी, जिसकी वजह से एक बार मैंने उसको देखना बंद कर दिया था। आई मीन वहाँ ये लोग मोस्टली विलन्स को बकचोदी करके सुधार देते हैं यार, कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे कमाला भी नजमा को ज्ञान देती है और उसको कामरान के बारे में सोचने को बोलती है कि वो तुम्हारा बेटा है, उसके बारे में सोचो। एंड मजे की बात यह है कि नजमा अपने बेटे के लिए अपनी कुर्बानी दे भी देती है, उसी बेटे के लिए जिसको वो पिछले एपिसोड में डीओडीसी के हाथों मरने के लिए छोड़ के आई थी, सीरियसली। और मरने से पहले अपनी नूर की पावर्स कामरान के अंदर ट्रांसफर कर देती है, मतलब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं सुधर गई। खैर तभी कमाला के फोन को ट्रैक करते हुए उसकी मम्मी एंड नानी वहां पे पहुंच जाती है, जहां पे कमाला की माँ अपनी बेटी की मैजिकल पावर्स से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है एंड उसको उसके ऊपर प्राउड महसूस होता है। यहाँ पे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये बात साफ पता चलती है। और यहाँ पे कमाला को उसके कॉस्ट्यूम के 2 अहम पार्ट मिलते हैं। पहला, वो रेड डैगर को अलविदा कहती है तो वो उसको रेड डैगर्स और वलीद की निशानी के रूप में एक लाल स्कार्फ देता है, जिसको कि कमाला अपनी कॉस्ट्यूम में यूज करने वाली है आगे जाके। एंड यहीं पे कमाला की टूटी हुई चेन उसकी माँ को मिलती है, जो कि अब मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम के सिंबल की तरह दिखाई दे रही है। एंड कमाला की नानी के चेहरे पे एक्सप्रेशन देख के ये समझ आ रहा है कि उनके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है इसको लेकर। फिर घर जाके इन तीनों का एक अच्छा सा फैमिली गेट टुगेदर दिखाया जाता है एंड ये देखने में काफी प्यारा लग रहा था, काफी क्यूट लग रहा था, नो डाउट। खानदान की 3 जनरेशंस एक साथ प्यार से हक कर रही हैं, देख के काफी सुखद एहसास होता है, बहुत कम देखने को मिलता है ये। फिर हम पहुंचते हैं सीधे न्यू जर्सी, जहाँ पे कामरान डीओडीसी के बंदों से छुपता हुआ फिर रहा है और ब्रूनो के पास जाके रहने के लिए हेल्प मांगता है एंड ब्रूनो उसको अपने घर में पनाह भी दे देता है। अचानक वहाँ पे कामरान को ढूंढते हुए डीओडीसी के ड्रोन्स आ जाते हैं एंड कामरान अपनी नई नवेली पावर्स का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उस ड्रोन के साथ ही साथ बेचारे ब्रूनो की पूरी दुकान की माच काले नहीं। सॉरी शक्तिमान। और एपिसोड खत्म। लेकिन अभी रुको, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट तो अभी बाकी है। अब देखो, एंड गेम में प्रोफेसर हल्क ने कहा था कि आप पास्ट में जाके वहाँ पे कुछ चेंजेस करके अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते, एमसीयू में टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता। अगर कुछ चेंजेस करोगे पास्ट में तो एक अलग टाइमलाइन बन जाएगी और तुम्हारा उस नए पास्ट के अकॉर्डिंग एक अलग नया फ्यूचर होगा किसी और टाइमलाइन में। और ये चीज एकदम परफेक्ट थी, कोई टाइम पैराडॉक्स नहीं बनता, ना ही कोई टाइम लूप, सब सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट मिस मार्वल के इस एपिसोड ने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ कर दी। इसके हिसाब से एमसीयू में टाइम एक सीधी लाइन में फ्लो होता है और अगर पास्ट में कुछ चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट टाइमलाइन में फ्यूचर पे
पे भी पड़ेगा और आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयशा का डायलॉग बोल रहा है। यानी कि अगर इस ट्रेन वाले सीक्वेंस में कमाला यहाँ नहीं आती और छोटी सना अपने पापा के पास नहीं जाती तो क्या होता, एक अलग टाइमलाइन क्रिएट होती जहाँ पे सना शायद कभी पाकिस्तान गई ही नहीं। बट इससे मेन टाइमलाइन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वो तो हो चुका था, तो मेन टाइमलाइन इंटैक्ट रहनी चाहिए थी। बट आयशा का वो डायलॉग जो वो कमाला से कहती है कि तुम यहाँ हो, इसका मतलब सना ठीक रहेगी। वो ठीक रहेगी तभी उसकी बेटी और उसकी बेटी पैदा होगी और वो टाइम ट्रेवल करके खुद अपनी छोटी नानी को बचाने आएगी। तो ये क्रिएट हो गया एक टाइम लूप, एक टाइम पैराडॉक्स। मतलब अगर सना ठीक नहीं रहेगी और उसकी बेटी मुनीबा पैदा नहीं हुई तो ऑब्वियसली मुनीबा की बेटी कमाला के पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर वो पैदा नहीं होगी तो अपनी नानी को बचाने पास्ट में आएगी नहीं। लेकिन वो तो आ गई, तो मतलब कमाला की अपनी टाइमलाइन में भी उसकी नानी को उसके ही फ्यूचर सेल्फ ने आगे बचाया था। तो यहाँ पे आ गया एक टाइम लूप जो कि एंड गेम में दिखाए गए एमसीयू के टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट से काफी अलग है। यहाँ पे इस बैंगल के जरिए टाइम ट्रेवल किया जा सकता है एंड पास्ट में जाके खुद की ही टाइमलाइन में इंटरफियर किया जा सकता है। ये ठीक वही सवाल पैदा कर रहा है जो कि एंड गेम में ओल्ड कैप्टन के दिखाई देने के बाद पैदा हुआ था। ये ओल्ड कैप्टन कहाँ से आया, क्या ये हमेशा से एमसीयू में था या फिर दूसरी टाइमलाइन से आया? हाँ, जानता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है इस पे एंड मोस्टली लोग इस बात पे एग्री हुए हैं कि ये हमेशा से एमसीयू में था, यानी कि हमेशा से एमसीयू में 2 कैप्टन अमेरिका थे। बट इस बात की अभी तक एमसीयू की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। इवन एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स एंड उसके राइटर्स दोनों के अपने खुद के ओपिनियंस इस बात पे अलग अलग हैं। डायरेक्टर्स का कहना है कि ओल्ड कैप्टन हमेशा से एमसीयू में था, जबकि राइटर्स का कहना है कि वो पैगी के साथ अपना डांस का वादा पूरा करने के बाद एक अलग से टाइमलाइन क्रिएट कर लेता है, जो कि थियोरेटिकली सही भी है। अब ये सब क्या गेम चालू है मार्वल वालों के साथ, ये सब तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली एंटमैन क्वांटमेनिया में, क्योंकि वही एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है टाइम ट्रेवल को लेकर। और चूंकि कैंग हमें उसमें एक ऐसे बड़े विलन के तौर पे दिखाई देने वाला है जो कि और भी प्रोजेक्ट्स में हमें दिखाई देगा, तो ऐसा हो सकता है कि हमें आगे चल के एंटमैन क्वांटमेनिया में मिस मार्वल भी दिखाई दे, क्योंकि कैंग का पूरा अस्तित्व ही टाइम ट्रेवल से है एंड मिस मार्वल का ये बैंगल टाइम ट्रेवल कर सकता है। वैसे भी इस पूरी सीरीज में हमें एंटमैन का नाम कई बार सुनने को मिला। पहले एपिसोड में वो पॉडकास्ट, उसके बाद जब ये पाकिस्तान आई वो यहाँ पे उसकी ग्रेफिटी भी दिखाई देती है, और इस शो की कहानी भी अब अपने पास्ट और क्लैंडस्टाइन से निकलकर अब वापस एमसीयू की कहानी से जुड़ने वाली है, जहाँ पे न्यू जर्सी में डीओडीसी वाले आके कामरान के ऊपर अटैक करेंगे और कमाला अपनी नई नवेली कॉस्ट्यूम में उसको प्रोटेक्ट करने आगे आएगी। और ये तो हम ऑलरेडी ट्रेलर्स में देख ही चुके हैं। तो इस शो की कहानी अब एक काफी इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी है। बाकी कल थॉर लव एंड थंडर आ रही है, मेरा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट बुक हो चुका है, तुम्हारा हुआ है नहीं। और फिर परसों द बॉयज का फिनाले, मजा ही मजा आने वाला है, कंटेंट भर भर के मिलेगा कंज्यूम करने को। तो आप बताओ आप सबके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे को लेके और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मिस मार्वल के फिनाले को लेके, मुझे ये बात कमेंट्स में जरूर बताना। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो और दोस्तों को बताओ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है, ताकि वो भी बोल सके कि भाई माल तो अच्छा है। और 5 के कब पूरे करवाओगे यार, ऐसा कैसे चलेगा? तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते भाई गॉड, वैसा तो बिल्कुल नहीं करते जैसा मैं कमाला की परनानी से करता हूँ। फिर जो भी तुम्हारे दिल में चल रहा है वो या तो यहाँ पे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे आके डायरेक्टली मुझे बता सकते हो, या फिर अपनी इस फ्राइडे को रात 10 बजे होने वाली हीरोगिज्म की पार्टी में भी बता सकते हो, जो कि क्लब हाउस पे होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।